नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। अब ये आपको रोज रोज बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जो नए दर्शक जुड़ते हैं उनके लिए बता देता हूं कि यहाँ खबर का हर चैप्टर खोलते हैं, इतनी विस्तार से खोलते हैं कि जब आप इस पाठशाला से निकलते हैं तो उस खबर के मास्टर होते हैं। और जो बार बार याद दिलाता हूं कि ये न्यूज का फैमिली शो है, क्योंकि अभी तक ये था कि पापा आपका न्यूज जरा आप देख लीजिए, लेकिन ये वो शो है जो पिता, माताजी, दादा, दादी और बच्चे साथ बैठकर देख सकते हैं, खबर को समझ सकते हैं और खबर को समझकर उससे कुछ लेकर जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि पाठशाला में आज आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। लखीमपुर जाने की होड़ में आपको बताऊंगा कि नेता क्या भूल गए हैं। न्याय की लड़ाई में कंडीशंस अप्लाई वाला चैप्टर भी खुलेगा। आप आज तक सामान लेने जाते होंगे तो उसमें एकदम कोने में छोटा सा इत्तू सा लिख देते हैं कंडीशंस अप्लाई। वो कैसे आजकल इस देश की पॉलिटिक्स में वैसे ही इत्तू सा कंडीशंस अप्लाई नेता लगा रहे हैं, वो चैप्टर आपको खोलकर समझाऊंगा। बहुत जरूरी चैप्टर है, देखिएगा। कश्मीर पंडित की एक बेटी की ललकार जरूर आपको सुनाएंगे। साथ ही लुटेरे गजनवी की कब्र दिखाने वालों की क्लास लगेगी और आपके काम की खबर भी होगी। नेता फोकट में चलें, टोल टैक्स सिर्फ पब्लिक भरेगी, ये नहीं चलेगा। इसको लेकर भी इकोनॉमिक्स की क्लास आज लगाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करूंगा पॉलिटिकल साइंस की क्लास की। आजकल देश की सियासत में क्या चल रहा है जरा आपको दिखाना चाहता हूं। और देश की सियासत में जो चल रहा है वो ये है कि नेता भागे भागे घूम रहे हैं और ये कंडीशंस अप्लाई वाली पॉलिटिक्स चल रही है। स्टार जो देखते हैं ना, कोने में इत्तू सा स्टार लगा देते हैं। किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी कागज में लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई। तो आज की सियासत में क्या क्या है? पीड़ित तो है ही है, आप और हम पीड़ित हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई और है। पॉलिटिक्स यानी नेता तो है ही, वो भी साथ में चल रहा है, लेकिन साथ में न्याय की लड़ाई, इसका भी जिक्र होता है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके लिए तो लड़ रहे हैं, और किसके लिए लड़ रहे हैं, यह भी चलता है। और आखिर में आती है एंट्री कंडीशंस अप्लाई, यानी इत्तू सा कंडीशन लगाकर, और उसके बाद आपकी न्याय की लड़ाई को लड़ना है कि नहीं, इसका फैसला लिया जाता। तो ये जो कंडीशंस अप्लाई वाली पॉलिटिक्स है, आज इसका चैप्टर खोल रहा हूं। पीड़ित के लिए आवाज उठाने की शर्तें हैं भाई। पीड़ित की आवाज नेता बनने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्तें हैं। ये जो शर्तें हैं वो शर्तें क्या हैं, शर्तें वो देख लीजिए। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त स्टार वाली, राज्य कौन सा है, क्योंकि उनको देखना है कि कहीं अपने राज्य में तो नहीं हो रहा, कहीं दूसरे राज्य में है कि अपने राज्य में है। पहले तो ये चेक करो। खबर आई कि किसी के साथ रेप हो गया, किसी की मौत हो गई, किसी का घर जला दिया गया, किसी किसान पर हो गया, दलित पर हो गया, कुछ भी हो गया, पहला कंडीशन चेक करो राज्य किसका है। अपना तो नहीं है, चलो ठीक है, अपना तो है, बहुत कम ही बचा हुआ है, तो चेक करो कि सरकार किसकी है। अगला कंडीशन, सरकार किसकी, क्या कोई ऐसा साथी है जो आगे काम आ सकता है, क्या कोई ऐसा साथी है जिसने पीछे साथ दिया है, कोई ऐसा साथी है जिसके साथ मंच पर हाथ पकड़कर खड़े हो जाना है और बताना है कि हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी को हटा देंगे, ऐसा कोई है क्या? तो सरकार किसकी है, ये सेकंड कंडीशन अप्लाई। उसके बाद भी मामला यही नहीं खत्म होता, उसके बाद देखो कि जाति क्या है, सामने वाले की जाति जो है वो काम की है या नहीं। कंडीशंस अप्लाई, बता रहा हूं ना, जाति देखो। उसके बाद धर्म देखो। ऐसा तो नहीं है कि धर्म जो है वो ऐसा है कि वोट बैंक हाथ से खिसक जाए। एक मुश्त वोट करने वाला धर्म है या फिर बटा हुआ वोट करने वाला धर्म है, ये भी चेक कर लो। उसके बाद चेक करो कि जिनकी मदद करने के लिए, जिनकी न्याय की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वोट का कितना फायदा है। फ्री में काम नहीं होगा बॉस, वोट दीजिएगा तो काम होगा। वोट का कितना फायदा है, इसको भी चेक करो तराजू पर। और उसके बाद देखो कि मामला जो है वो उठाना है कि नहीं उठाना है। और एक और कंडीशन है टाइमिंग का। कोई चुनाव आसपास हो तो बात बने,
ऐसे हवा में दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल भराकर यहां से वहां जा रहे हैं, प्लेन में बैठ रहे हैं, खर्चा हो रहा है। टाइमिंग तो देखो, चुनाव तो होना चाहिए। तो ये सारी शर्तें हैं, और इन शर्तों पर जब आपका दर्द जो है वो बैठता है सटीक, तब नेताजी आते हैं कुर्ता झाड़ते हुए कि आओ बताओ क्या दर्द है तुम्हारा। और ये क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं, समझाता हूं। राहुल गांधी लखीमपुर पहुंचने वाले हैं अब से बस थोड़ी देर में। दिल्ली से लखनऊ फ्लाइट से गए, वहां से बाई रोड लखीमपुर निकले, बीच में सीतापुर में रुके, अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को भी साथ ले लिया, आओ बहन तुम भी चलो। राहुल प्रियंका समेत 5 लोग यहां से लखीमपुर गए। राहुल गांधी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी भी गए, उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चले गए। वाह भैया, सब जाएंगे, चले जाइए। ये तस्वीर है, चन्नी साहब हैं, बघेल साहब हैं, राहुल गांधी एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी देखना चाहिए, जाइए ना, कौन रोकता है, आप जाइए वहां पर। शुरू में रोका गया कि वहां पर मामला न बिगड़ जाए, लेकिन अब तो सबको जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां क्या हुआ नहीं हुआ, दर्द बांटना चाहिए, लखीमपुर जाना चाहिए, मैं तो कहता हूं। लेकिन किसानों से हमदर्दी दिखाने वाले खुद क्या कर रहे हैं? ये कंडीशंस अप्लाई जो कह रहा हूं, वो क्यों कह रहा हूं सुनिए। 2 दिन पहले राजस्थान में किसानों को पीटा गया था। यह तस्वीर है किसानों को पीटने की, कहां की? यूपी की नहीं है, राजस्थान की है। दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, लिटा लिटा कर पीट रहे हैं। वो बेचारा झंडा लहरा रहा है, उसको पीट रहे हैं। वो गेट फांद के भाग रहा है, उसको पीट रहे हैं। ये राजस्थान में हो रहा है। किसकी सरकार? कांग्रेस की। वहां के हनुमानगढ़ जिले में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन किस बात के लिए कर रहे थे? धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई थी, तो बोल रहे थे मेरा धान खरीद लो। तो उनको क्या मिला? धान तो नहीं खरीदे, लेकिन कूट दिया धान की तरह। जबकि पंजाब हरियाणा में धान की खरीद शुरू हो गई थी, किसान धान से भरी ट्रॉलियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और धान की सरकारी खरीद शुरू होने की मांग करने लगे। लेकिन किसानों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया। 8 किसानों को, कम से कम 8 किसानों को गंभीर चोट आई है। कई किसान घायल हुए हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन उस राजस्थान को लेकर चर्चा नहीं है, क्योंकि राज्य कौन है? कंडीशंस अप्लाई, कांग्रेस शासित राज्य है। सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। तो ना तो कांग्रेस तो नहीं बोलेगी, ना सपा बोलेगी, ना बसपा बोलेगी, ना तृणमूल बोलेगी, कोई नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बोला कि वोटों का कितना फायदा है, ये भी तो देखो। आगे जाके साथ में हाथ खड़ की फोटो खिंचाना ना भाई। राजस्थान के 2 जिले हैं। राजस्थान की बात आपको बता रहा हूं, सुनिए। ये सब आपको बताएगा नहीं कोई, ये सब पे सब चुप हो जाते हैं। 2 जिले जहां पर प्रदर्शन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है। एक श्रीगंगानगर, यहां पर किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? सिंचाई के पानी के लिए। अब आप बताइए, सिंचाई के पानी के लिए 10 दिन से बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 दिन हो गए, कोई पानी देने वाला नहीं है श्रीगंगानगर में। ये किसान नहीं दिखते। इन किसानों की आवाज कौन बनेगा? कोई तो बने ना। कंडीशन अप्लाई। अभी तुम नहीं सेट होते हो भाई, तुम कांग्रेस शासित राज्य में हो, भूल जाओ तुम। उसके बाद हनुमानगढ़, ये दूसरा हिस्सा है जहां पर अभी आपको दिखाया कैसे लाठियां चल रही थी। धान की खरीद को लेकर किसान बेचारे गए थे कि मेरे धान को खरीद लो, इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहां क्या मिली? लाठी मिली। कोई बोल रहा है? नहीं। कंडीशंस अप्लाई। नो किसान, यू आर इन राजस्थान। नो नो नो, कंडीशंस अप्लाई। अब छत्तीसगढ़ की बात सुनिए। यहां भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सीएम को लखीमपुर की ज्यादा चिंता है। राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लखीमपुर गए हुए हैं। और यह तस्वीर है उसकी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भाई साहब भूपेश बघेल हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। भूपेश बघेल 2 दिन पहले ही रायपुर से लखनऊ पहुंच गए और वहां जाकर ये बैठ गए एयरपोर्ट पर, क्योंकि इनको एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया गया, तो वहीं धरने पर बैठ गए कि मैं तो जाऊंगा नहीं बिना लखीमपुर में मिले हुए। और ये कहां हो रहा है? ये उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जो लखीमपुर हिंसा की पॉलिटिक्स में बिजी हैं, और उधर उनके राज्य के एक जिले में सांप्रदायिक दंगा हो गया। छत्तीसगढ़ के करवदा जिले की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दंगे के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा है, जिले की सीमाएं सील करनी पड़ी हैं, इंटरनेट बंद करना पड़ा है।
सोचिए हालात कितने बिगड़ गए होंगे। और ऐसे बिगड़े हालात में मुख्यमंत्री साहब पहुंचे हुए हैं, लखनऊ के एयरपोर्ट पर धरना दे रहे हैं, हमको बाहर जाना है। यह मामला बिजली के खंभे पर एक झंडा लगाने और उतारने से शुरू हुआ, जिसे लेकर दो गुट भिड़ गए। मारपीट, पथराव, तोड़फोड़, आगजनी हुई। अब आप बताइए, कंडीशन सप्लाई जो कह रहा था कि अपने राज्य को छोड़कर चले गए हैं बात करने की यूपी की, राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। लखीमपुर हिंसा पर सबको बात करनी, कीजिए ना भाई, कौन कहता नहीं कीजिए। अच्छा, वहां किसानों पर मुआवजे की बोली भी लग रही है। अब जरा देखिए लखीमपुर में क्या हो रहा है, ये भी सुनिए। मुआवजा जो है वो कैसा दिया जा रहा है, इसको समझिए। ये जो कंडीशन सप्लाई वाली पॉलिटिक्स है, यूपी सरकार ने दिया 45 लाख, 45 लाख का मुआवजा हर मृतक को दिया। उसमें किसान भी थे, बीजेपी के कार्यकर्ता मरे, पत्रकार मरा, सबको दिया। चलिए ठीक है, समझ में आया, यूपी की घटना थी, यूपी सरकार ने दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने, उन्होंने कहा हम भी देंगे, 50 लाख देंगे। तुमने 45 दिया, हम 50 लाख देंगे हर किसान को जो मरा, 50 लाख सबको देंगे। अरे आप छत्तीसगढ़ के हो, यूपी में जाके किसान को 50 लाख दे रहे हो जिसकी मौत हो गई। अभी बताऊंगा अपने राज्य में क्या कर रहे हैं। पंजाब की सरकार, चन्नी साहब, वो भी गए थे, उन्होंने कहा 50 लाख हम भी देंगे। तुम काहे अकेले दोगे, हम भी देंगे, 50 लाख हम भी देंगे। अब जरा ये दोनों राज्य पकड़िए, छत्तीसगढ़ और पंजाब, कंडीशन सप्लाई वाली पॉलिटिक्स, जहां कंडीशन पे ऐसे खड़े बैठ रहे हैं ये जो किसानों की मौत हुई कि 50-50 लाख का मुआवजा देने की बात है। अगर एक राज्य के किसानों को दूसरा राज्य मुआवजा दे सकता है तो उस राज्य को अपने यहां के किसानों को तो मुआवजा देना चाहिए ना भाई। सिंपल सी बेसिक सी बात है कि आप पड़ोसी के बच्चे को जाकर अगर किताब और कॉपी खरीद के देने कि तुम पढ़ो, और आपके यहाँ के बच्चे का जो है एडमिशन स्कूल से काट दिया गया क्योंकि उसके पास फीस नहीं है भरने के लिए, तो लोग कहेंगे कि अरे पहले अपने बच्चा को तो पढ़ाओ, दूसरे के मिश्रा जी के बच्चे को जाके किताब और कॉपी और उसका फीस भर रहे हो। तो ये तो होगा। इसी साल फरवरी में, अब आप देखिए कंडीशन सप्लाई, इसी साल फरवरी में छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां की विधानसभा में क्या बताया था, सुनिए। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 फरवरी 2021, यानी टोटल कितना हो गया, 10 महीना। यह आपको छत्तीसगढ़ का बता रहा हूं, यह वहां की खुद की सरकार ने विधानसभा में बताया, मेरे आंकड़े नहीं है। 10 महीने में 141 किसानों ने आत्महत्या की। 10 महीने का आंकड़ा है ये, और ये राज्य सरकार का आंकड़ा है, मेरा आपका आंकड़ा नहीं है। 141 किसान 10 महीने में आत्महत्या कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से यह भी पूछा गया कि इन किसानों की आत्महत्या पर क्या किसी को मुआवजा दिया। सवाल पूछा, मुआवजा दिया? वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो यूपी में जाकर 50 लाख का मुआवजा दे रहे हैं, उनसे जब पूछा गया कि अपने राज्य में मुआवजा दिया कि नहीं दिया, इस पर जवाब क्या दिया? जवाब यह दिया कि पहले के 15 साल में आपने कोई मुआवजा दिया था? ओ भैया, पिछले 15 साल में तो यूपी में जाकर 50 लाख भी नहीं दिए थे, अब काहे जाके देते हो? क्यों? क्योंकि कंडीशन सप्लाई, यूपी में चुनाव है और अभी आप कंडीशन सप्लाई वाले जो आंकड़े थे उसको देख रहे थे, कंडीशंस को देख रहे थे, उसमें वो मामला, वो मुआवजा सटीक बैठता है। अपने यहां के राज्य के किसानों को मुआवजा नो, पहले क्यों नहीं दिया ये पूछते हैं। पहले तो यूपी को भी नहीं दिया था भाई। छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा आपको बताता हूं, ये छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखिए। छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा है किसानों की आत्महत्या का। 2017 में 285 किसान, यह आपको आत्महत्या बता रहा हूं। ये सब देखते जाइए, इस देश की पॉलिटिक्स को समझते जाइए। 217, 285 2017 में, 2018 में 182 किसान जिन्होंने आत्महत्या कर ली, इनका दर्द किसी को नहीं दिखा। 2019 में 233 किसान जिन्होंने आत्महत्या कर ली, इनका दर्द कहां है, इनका मुआवजा कहां है? 3 साल में अगर आप जोड़िएगा, 3 साल में करीब 700 किसान
जिन्होंने आत्महत्या कर ली, करीब। कहां है इनका मुआवजा? कहां है इनको लेकर दर्द? क्यों? क्योंकि अपने राज्य में हो रहा है। अपने राज्य में कौन बोले? अपने घर में कुछ भी हो जाए उसको छुपा दो, ढक दो। पंजाब में, अब आपको पंजाब का दिखाता हूं। पंजाब में जो आत्महत्या बता रहा हूं आपको किसानों की, ये भी देखिए। और छत्तीसगढ़ को लेकर मान लीजिए कांग्रेस नहीं बोल रही है, सपा, बसपा, राकेश टिकैत, किसी को बोलते सुना छत्तीसगढ़ में आत्महत्या हो रही है किसानों की? ना, कोई नहीं बोल रहा। पंजाब में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा देखिए, 2017 में 243 किसानों ने आत्महत्या की पंजाब के अंदर। 2018 में जिन किसानों ने मरना बेहतर समझा जिंदा रहने से आत्महत्या कर ली, वो थे 229 किसान। बेचारे निराश हो गए, जिंदगी से मदद नहीं मिली। 2019 में 239 किसानों ने आत्महत्या कर ली। अगर वो 50 लाख रुपए जाकर यूपी में बांटने वाली सरकार पंजाब में अपने किसानों को देखती, सोचती, तो 3 साल में 711 किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते। कहां हैं? क्योंकि कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस अप्लाई। और वो ये कंडीशन ये कहता है कि अपने यहां की नहीं, दूसरे यहां की बात करो। और कांग्रेस शासित राज्य है, हाथ पकड़ के फोटो खिंचाना है तो उसको भूल जाओ। कंडीशंस अप्लाई। चलिए ठीक है, नहीं दिया, अपने राज्य में नहीं दिया, लेकिन क्यों नहीं दिया? छत्तीसगढ़ का वित्तीय संकट देखिए। आपको बताता हूं छत्तीसगढ़ की हालत क्या है। छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति क्या है, इसको समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि। और वो जो 50 लाख रुपया देकर आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसानों को दीजिए, सबको दीजिए। मैं तो कहता हूं जो दूसरों को है उसको भी तो दीजिए। नई भर्तियां रुकी हुई हैं 2019 से, 2019 से। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है भर्ती के लिए। यह राज्य सरकार कह रही है पैसा नहीं है। कुछ महीने में कई बार कर्ज लिया है, और वो कर्ज लेने वाले छत्तीसगढ़ की जनता को न देकर जा रहे हैं यूपी में देने। तो छत्तीसगढ़ की जनता पूछेगी ना कि क्यों दे रहे हो वहां 50 लाख, वहां तो यूपी सरकार ने दिया, केंद्र दे देगी। देतना ही था तो कांग्रेस पार्टी के खजाने से देते ना, हमारे में से क्यों दे रहे हो? और दे रहे हो तो हमको भी तो दो। और इसी में आप पंजाब का हाल देख लीजिए। पंजाब की स्थिति क्या है? पंजाब की वित्तीय स्थिति क्या है? पंजाब का जो पीएसईबी है, पीएसईबी, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, वो अपने कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन नहीं दे पा रहा। सैलरी नो, पेंशन नो। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। यूपी में जाकर 50 लाख रुपए देने के पैसे हैं, अपने लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है। ये जो दलित पॉलिटिक्स आजकल करते हैं, दलित छात्र, पंजाब का आपको बता रहा हूं, दलित छात्रों की किताबें और फीस, ये आपको दलितों का बता रहा हूं, किताब और फीस, इसके लिए 427 करोड़ का बकाया है। 427 करोड़ रुपए का। अपने यहां के दलितों के लिए आपके पास किताब और फीस देने के लिए 427 करोड़ रुपए का बकाया है, और आप जाकर यूपी में पैसे बांट रहे हो। उनका दर्द अच्छी बात है, दे आओ, मैं कह रहा हूं 50 क्या 1 करोड़ दे आओ, लेकिन अपने यहां की स्थिति तो सुधारो। 2019 में 6 विभागों की हड़ताल हुई, कई महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। यह हाल था पंजाब का। यानी खुद खाने के लिए नहीं है और दूसरों के लिए जो है वो बिरयानी पैक करा के ले जा रहे हैं। ये इस देश की कंडीशंस अप्लाई वाली पॉलिटिक्स है। आपका दर्द इनको तब दिखता है जब वो दर्द इनके इस कंडीशंस अप्लाई में सही बैठे। जो नेता लखीमपुर पर राजनीतिक टूरिज्म कर रहे हैं, उन्हें किसान आंदोलन चलते रहने में फायदा दिखता है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आंदोलन उनके अपने राज्य में ना हो, क्योंकि इससे उनके राज्य का आर्थिक नुकसान हो रहा है। पंजाब ऐसी बात पहले कर चुका है। किसान आंदोलन आर्थिक तौर पर पंजाब पर भारी पड़ रहा है। वहां कई कॉर्पोरेट कंपनियों के स्टोर 10 महीने से बंद हैं। हजारों नौकरियों पर खतरा आ गया है।
पंजाब में नया निवेश न आने का खतरा बढ़ गया, बड़ी कंपनियां पंजाब में आगे निवेश करने से बच रही हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो कह दिया था कि तुम वहां बाहर जाके प्रदर्शन करो, यहां छोड़ दो। जैसी मारामारी लखीमपुर जाने की है वैसी मारामारी कहीं और जाने की नहीं दिखी। आपको बंगाल याद होगा, ये तस्वीरें जो है वो इस देश ने भुलाई नहीं है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा सबने देखी, लेकिन पीड़ित किसी और पार्टी के थे, पीड़ित किसी और विपक्ष शासित राज्य में थे, कंडीशंस अप्लाई, इसलिए वहां पीड़ितों की अनदेखी कर दी गई। बंगाल जाना तो दूर की बात, किसी ने सख्त लहजे में ममता बनर्जी से सवाल भी नहीं पूछे, निष्पक्ष जांच का दबाव तक नहीं बनाया गया। हालात ये हो गए कि कोलकाता हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा, कोर्ट की निगरानी में सीबीआई और एसआईटी की जांच का आदेश देना पड़ा। यहां तक कह दिया गया कि रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ रूलर है, मतलब जो राज कर रहा है उसका कानून चल रहा है, ऐसा लगता है। फिर भी कोई हंगामा नहीं हुआ। ना राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गए डेलीगेशन लेकर, ना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गए, ना पंजाब के मुख्यमंत्री गए, ना सिद्धू गए, ना सपा गई, ना बसपा गई, कोई भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि हाथ पकड़कर फोटो खिंचाने की जरूरत पड़ जाएगी। कंडीशंस अप्लाई। बंगाल में चुनाव के बाद कितनी हिंसा हुई सुनिए जरा, ये आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि ये जो कंडीशंस अप्लाई वाली पॉलिटिक्स है इनको ये नहीं दिखता। बंगाल में 15,000 घटनाएं हुई, 15,000 घटनाएं, कोई बोलने तक नहीं गया कि ये क्या हो रहा है। मर्डर के केस कितने आए? 25, मामूली बात है। रेप के मामले 12 केसेस सामने आए। यौन शोषण, इसके मामले देखिए कितने हैं। यौन शोषण के मामले जो हैं वो करीब 7,000 दर्ज कराए गए। आरोपी कितने थे? 9,000 से ज्यादा आरोपी थे। किसी को देखा बंगाल में जाकर प्रदर्शन करते हुए? 9,304 आरोपी, और सीबीआई ने 37 केस अब तक दर्ज किए। लखीमपुर के लिए होड़ इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष का नेता बनने की होड़ है, विपक्ष की राजनीति को लीड करने की होड़ है। गांधी परिवार और ममता बनर्जी के बीच रेस है। ममता बनर्जी ने, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने अभी भवानीपुर में कैंडिडेट तक नहीं उतारा, यूं सरेंडर किया, ममता बनर्जी ने टीएमसी के मुखपत्र में एक लेख लिखा है। इसमें ये उस लेख की तस्वीर है, और ममता बनर्जी ने लिखा है कि कांग्रेस बीजेपी से लगातार हार रही है, इससे लोगों का कांग्रेस पर भरोसा खत्म हो चुका है और बीजेपी को फायदा हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की चुनावी जीत बीजेपी के खिलाफ एक मॉडल है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करे, और जब तक कांग्रेस ये सच्चाई स्वीकार नहीं करेगी तब तक विपक्ष की एकता में रुकावट बनी रहेगी कांग्रेस पार्टी। मतलब आपने जहां कंडीशन अप्लाई करते हुए जिनको आगे बढ़ाया, वही आज पलटकर आपको कह रहे हैं कि दूर रहो, क्योंकि उनको आगे निकलना है 2024 की लड़ाई में। तो ये जितनी पॉलिटिक्स चल रही है, कंडीशंस अप्लाई, ये जो आपको बता रहा था कंडीशंस अप्लाई, ये सारी पॉलिटिक्स में एक ही चीज मिसिंग है, और वो जो मिसिंग है वो है जनता। आप इसमें से गायब हैं, खत्म। शुरू में क्राइटेरिया बताया था, उसमें सेट बैठिएगा तो आपके दर्द की कीमत है, नहीं तो टाटा बाय बाय। अब ये कंडीशंस अप्लाई आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा, नेताओं से सवाल पूछना शुरू कीजिएगा, तब इस देश की सियासत बदलेगी। पाठशाला में अब इकोनॉमिक्स की क्लास। ऐसी सियासत की कीमत हम भी चुकाते हैं, लेकिन उससे अलग एक कीमत हम और चुकाते हैं। आप और हम हर टोल पर टैक्स भरते हैं, लेकिन नेताओं और बाबुओं के लिए फ्री राइड है। सरकार चाहती है कि आप टोल टैक्स भरते रहें, लेकिन नेताओं और बाबुओं की जेब से कुछ ना जाए। वाह भैया, ये तो बड़ी बढ़िया बात है, हम टैक्स भरेंगे तुम नहीं भरोगे। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल में जब परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से किसी पत्रकार ने पूछा कि टोल प्लाजा के लिए पत्रकारों को मुफ्त पास क्यों नहीं दिए जाते, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वो फोकट क्लास के सपोर्टर नहीं। ओ, फोकट क्लास यानी किसी को भी मुफ्त में सेवाएं लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ये बात, ये फोकट क्लास वाली बात पब्लिक पे लागू होगी, औरों पे नहीं होगी। यही सवाल आज हम पूछेंगे
इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि ये फोकट क्लास क्या है और कैसे इतने लंबी लिस्ट है फोकट क्लास वालों की, पब्लिक कहां है उसमें से। लेकिन पहले गडकरी जी को सुन लीजिए एक बार। कभी भी ये पत्रकारों को या किसी को भी किसी प्रकार की सहूलत मैं कभी नहीं दूंगा। पहले सवाल का जवाब ये है, आपको ही नहीं और किसी को भी नहीं दूंगा। इसका कारण मंत्री महोदय महाराष्ट्र में आपने किया है और सरकार पर कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं होगा। मैंने कहीं नहीं किया और मैं करूंगा नहीं। ठीक है सर। इसका कारण ऐसा है कि एक क्राइटेरिया शुरू होता है तो फिर स्वातंत्र संग्राम सैनिक है, फिर दिव्यांग है, फिर महिलाओं को विशेष आएगा। नितिन गडकरी जी की बात आपने सुन ली। ये बात तो सही है गडकरी साहब कि अच्छी सड़कें चाहिए तो पैसे देने होंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि टोल टैक्स तो सिर्फ पब्लिक ही दे रही है। नेताओं और अफसरों को तो टोल ना चुकाने की छूट मिली हुई है और टोल टैक्स से छूट की लिस्ट जो है वो लंबी होती जा रही है। अब आप ये देखिए छूट किसको किसको मिली। टोल से छूट ये किसको किसको मिली हुई है जरा देखिए। अच्छी सड़कें चाहिए तो इनसे भी भरवाइए। 2010 में 9 कैटेगरी थी जिनको छूट मिली थी। 2021 आते आते ये कैटेगरी बढ़कर 25 हो गई, मतलब कैटेगरी बढ़ गई। अच्छी सड़कें तो आप कह रहे हैं बनाइए, मानता हूं बनाइए, तो कैटेगरी क्यों बढ़ाई? इनसे भी पैसा लेते ना। और किनको किनको छूट दी गई है सुनिए। जो राष्ट्रपति हैं, देश के प्रथम नागरिक, अरे प्रथम नागरिक से भी भरवाइए ना। प्रथम ही नहीं भरेंगे तो बाकी पीछे 130 करोड़ कैसे भरेंगे? प्रधानमंत्री, इनको भी छूट मिली हुई है। कोई भी हो, अभी हो, पहले हो, बाद में हो, इनको भी टोल नहीं भरना पड़ता। उपराष्ट्रपति, इनको भी छूट मिली हुई है कि ये भी नहीं भरेंगे, आप भी गाड़ी दंदनाते हुए निकल जाइए। राज्यपाल, ये भी नहीं भरेंगे, राज्यों के जो राज्यपाल है। वाह भैया, हम भरेंगे, राज्यपाल नहीं भरेंगे। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के नहीं भरेंगे। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर नहीं भरेंगे, आराम से गाड़ी जो है इनकी निकल जाएगी। केंद्रीय मंत्री, ओह मतलब केंद्र में मंत्री बन गए और अब तो आपने फास्टैग वाला लगा दिया है, किसी को रुकना भी नहीं पड़ता। भरवाइए ना, इनको भी लगवाइए, केंद्रीय मंत्रियों को फास्टैग, बोलिए जेब से भरेंगे। सीएम्स, उनको भी नहीं भरना है। आर्मी चीफ, चलिए इनका तो सम्मान है कि भाई देश की सेवा में है, लेकिन खाली आर्मी चीफ। और विधानसभा स्पीकर भी हैं, विधानसभाओं के जो स्पीकर हैं उनको भी टोल नहीं भरना पड़ता है। अब ये बोर्ड भर गया, थोड़ा आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूं। अब ये तस्वीर देखिए, ये भाई लोगों ने पूरा रोड ही बना दिया। टोल टैक्स से किसको किसको छूट है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के जो हैं उनको भी छूट मिली हुई है। सांसद साहब आएंगे, गाड़ी धन धन धन, देखिए उधर जो है बैरिकेड जो है वो खुल रहा है, बंद हो रहा है, इधर खुला हुआ है। आर्मी कमांडर, राज्यों के प्रमुख सचिव, केंद्र सरकार के सचिव, इनको भी छूट मिली है। आइए और सीधा निकल जाइए। राज्यों के कैबिनेट सचिव, लोकसभा सचिव, विदेशी मेहमान, विधायक, अवार्ड विजेता, राज्य सरकारों की अपनी लिस्ट है। क्या नितिन गडकरी जी, हम लोग से कह रहे हैं अच्छा रोड चाहिए तो पैसा भरो, इन लोगों को अच्छा रोड नहीं चाहिए। और टोल की जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट से कलेक्शन पर कितना असर पड़ता है यह भी आपको बताता हूं। एक अनुमान है कि कलेक्शन पर कितना असर है, ये देखिए। कलेक्शन पर असर देखिए। डेली टोल ट्रांजैक्शन, यानी डेली टोल से कितनी गाड़ियां निकलती हैं, इसका एक अनुमान है। कितनी गाड़ियां निकली, इसका अनुमान जो है वो ये है कि करीब 50 लाख गाड़ियां निकलती हैं डेली, हर रोज। और बिना पेमेंट के जो गाड़ियां निकलती हैं, बिना पेमेंट वाली, वो करीब इन 50 लाख में से 1 लाख गाड़ियां ऐसी होती हैं जो बिना पेमेंट के निकल जाती हैं। 1 लाख गाड़ी बिना पेमेंट के। तो जो एनएचआई की रिपोर्ट है उसके मुताबिक डेली टोल कनेक्शन कितना होता है, डेली टोल कलेक्शन, ये एनएचआई का डेटा है।
इसके मुताबिक जो डेली टोल कलेक्शन है वो 79 करोड़ रुपए का है डेली। और इसमें बिना पेमेंट की जो गाड़ियां निकलती हैं, उससे अगर आप आकलन कीजिएगा इन 1 लाख गाड़ियों का, तो करीब बिना पेमेंट के जो गाड़ियां निकल रही हैं उसमें कितना पेमेंट जाता है सरकार की जेब से, वो 1 करोड़ 58 लाख, यानी करीब 1.5 करोड़ रुपया पर डे, हर दिन। ये जो इतने वीवीआईपी की लिस्ट देखे, ये लोग बिना पैसा दिए निकल जाते हैं। क्यों नितिन गडकरी जी, खाली उन्हीं से, हम लोग नहीं। टोल प्लाजा पर मिलने वाली छूट का दुरुपयोग रोकने के लिए 2017 में मोदी सरकार ने कदम उठाया। जिन्हें छूट मिलनी है उन्हें नेशन हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जीरो ट्रांजैक्शन टैक्स जारी करती है। इन टैग की एक सीमित वैलिडिटी होती है और इनके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। छूट लेने के लिए एनएचएआई में एप्लीकेशन देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा से जुड़े वाहनों के लिए कितने टैग? पीएम प्लस, जो उनके साथ पूरा कॉन्वॉय चलता है, सुरक्षा से जुड़े हुए लोग, इनको 354 टैग मिले हुए हैं। हर सांसद को, जितने सांसद हैं उन सब को 2 फास्टैग जारी होता है। जो हम लोग खरीदते हैं कि फास्टैग ले लो, फास्टैग ले लो, नहीं तो वहां फंस जाओगे जाम में, वो सांसदों को 2 मिला हुआ होता है ऑलरेडी। एक होता है इनका दिल्ली के लिए, मतलब एक एरिया के लिए, जो इनका एरिया हुआ दिल्ली और उनका जो क्षेत्र हो गया कि जहां इनको जाना है, जहां से सांसद हैं, और दूसरा उनके क्षेत्र के लिए, मतलब एक दिल्ली के लिए हो गया और क्षेत्र के लिए हो गया कि दिल्ली में उनको, चूंकि वो लोकसभा वगैरह के लिए भी आना रहता है। विधायकों को 1 मिला रहता है फास्टैग, कि तुम भी 1 ले लो, विधायकों को भी मिला रहता है। आरटीआई के तहत मिले जवाब के मुताबिक 31 जनवरी 2021 को 4204 फ्री फास्टैग जारी किए गए थे। 4204। इसमें प्रधानमंत्री के लिए 354 था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए 37 था, सांसदों के लिए 1136 टैग था। तो ये इस देश में फ्री टैक्स का, फास्टैग का बता रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि सांसदों को सिर्फ टोल टैक्स चुकाने से ही छूट मिलती है। सैलरी और पेंशन के अलावा सांसदों को कई तरह की छूट मिलती है। हर साल 34 हवाई यात्रा फ्री, हमारा और आपका पैसा उड़ता है, ये बिना पैसे हवा में उड़ते हैं। हर साल 8 रेलवे यात्रा मुफ्त। हमारे घर की जो गाड़ी है वो पटरी से उतरती है महंगाई की वजह से, इनकी पटरी पर भी यात्रा मुफ्त होती है। सांसद को अपनी पत्नी या पति के साथ भारत में कभी भी ट्रेन से जाने की मुफ्त सुविधा है। हम और आप टिकट के लिए मरते हैं, इनको कभी भी मिल जाता है। दिल्ली के आवास पर हर साल 50,000 यूनिट तक बिजली फ्री है, मतलब महीने का 4,000 से ज्यादा यूनिट ये जला सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। हर साल 50,000 लोकल कॉल फ्री। हर महीने अपने दफ्तर के लिए 20,000 रुपए का भत्ता अलग मिलता है। आम आदमी को 1 रुपए की चीज बताइए जो फ्री मिल रही है, 1 रुपए की चीज। नेता, सांसद, विधायक सब मिलकर आपस में इन्होंने कर रखा है कि हम फ्री ले लेते हैं, इनसे पैसा ले लो। सारे नियम कायदे सिर्फ जनता के लिए हैं। आप हाईवे का इस्तेमाल करते हैं तो टोल टैक्स चुकाते हैं। इसके अलावा आप, अभी सुनिए, अभी तो आपका मन और नाराज हो जाएगा कि चल क्या रहा है इस देश में। खाली टोल टैक्स नहीं भरते हैं। 1958 से मोटर व्हीकल, जिसको एमवी एक्ट भी कह सकते हैं आप, मोटर व्हीकल टैक्स चुका रहे हैं आप। 1958 से चुका रहे हैं, जब गाड़ी का सपना भी नहीं देखते थे, जो खरीदता था वो चुकाता था। इसके बाद 1958 से ही जो आप टैक्स भर रहे हैं, मतलब अभी ये नहीं कि आप 1958 में पैदा नहीं हुए तो मतलब बता रहे हैं वो टैक्स वहां से चल रहा है। पैसेंजर्स एंड गुड्स टैक्स, पैसेंजर्स एंड गुड्स टैक्स, पीएनजी टैक्स। गाड़ी खरीदने पर जाते हैं, गाड़ी खरीदने पर आपको एक बार, एक मुश्त, 1 टाइम रोड टैक्स पर भरना पड़ता है। अब आप गाड़ी लेकर रख दीजिए कि हम नहीं चलाएंगे,
तो भी रोड टैक्स तो आपने भर दिया है। और कई लोग तो ये भी पूछते हैं कि जब रोड टैक्स भर ही दिया है तो फिर रोज निकलते हैं तो वो टैक्स टोल पे क्या लेते हो भाई, दीजिए। उसके बाद जो आप पेट्रोल और डीजल है उस पर अलग टैक्स चुका रहे हैं, जिसको लेकर कहा जाता है कि भाई वो राज्यों को भी जाता है, केंद्र को भी जाता है और योजनाओं पर लगता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे कि पत्रकार ने सवाल पूछा और गडकरी साहब ने कह दिया इसलिए मैं इतना दिखा रहा हूं, नहीं। गडकरी साहब ने जब यह बताया कि फोकट की यात्रा से बचिए तो मेरा यह धर्म था बतौर पत्रकार कि उनको भी याद दिलाऊं कि फोकट की यात्रा से और किस किस को बचना चाहिए। यह जो सीख है वो सिर्फ जनता के लिए नहीं हो सकती गडकरी साहब, वो सब के लिए होनी चाहिए। खैर, अच्छी सड़कें आप बनवा रहे हैं, हम तो योगदान देते रहेंगे, बाकी आपकी इच्छा कि आपको पैसा देना है नहीं देना है। खैर, हम तो राष्ट्रवाद के तौर पर भी देश के लिए कुछ भी होगा वो सब देंगे, लेकिन पाठशाला में अब राष्ट्रवाद की क्लास तो लगाएं। आइए, मशहूर शायर इकबाल ने लिखा था, आज शेर व शायरी का भी दिन है भाई। मशहूर शायर इकबाल ने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जब ये पूरा लिख रहे थे तो इसी में लिखा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हमारे तो कितने ट्विटर पर भी हैं। खैर, सबको भुलाकर आगे बढ़िए और बात करते हैं देश के कॉमन दुश्मन की। तालिबान को भी समझ लेना चाहिए, उस हक्कानी नेटवर्क को भी समझ लेना चाहिए जो सोमनाथ के लुटेरे महमूद गजनवी की तारीफ कर रहा है। तालिबान में नंबर 3 की हैसियत रखने वाला अनस हक्कानी अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में महमूद गजनवी की कब्र पर गया। जाओ भाई, किसने रोका है? अनस हक्कानी ने महमूद गजनवी की तारीफ भी की, ये थोड़ा गड़बड़ किया, लेकिन फिर उसने क्या कहा वो सुनना चाहिए। महमूद गजनवी को महान मुस्लिम शासक बताया, वो जो डकैत था उसको महान मुस्लिम शासक बता रहा था। और हक्कानी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ने का भी जिक्र कर दिया। सोमनाथ का जिक्र क्यों करते हो? तुम्हारा क्या लेना देना है? उस डकैत को हीरो बताना बताओ, लेकिन सोमनाथ पे कहां से आए तुम? महमूद गजनवी की कब्र पर जाने के बाद अनस हक्कानी ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया भाई? 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मुस्लिम योद्धा, ओ लुटेरा भी आजकल योद्धा है, और मुजाहिद सुल्तान महमूद गजनवी की दरगाह का दौरा किया। गजनवी ने गजनी के पूरे इलाके में एक मजबूत मुस्लिम राज स्थापित किया और सोमनाथ की मूर्तियों को तोड़ा था। इनके लिए यह अचीवमेंट है कि किसी की मूर्तियां तोड़ दी, किसी के मंदिर को नुकसान पहुंचा दिया, तो इनके लिए यह अचीवमेंट था, मूर्ति तोड़ना। महमूद गजनवी के बारे में हम आपको बताते हैं कौन था, जिसको ये बड़ा शासक बता रहा है वो क्या था, सुनिए। महमूद गजनवी साल 1998 में गजनी की गद्दी पर बैठे। गजनवी ने बगदाद के खलीफा के कहने पर भारत पर हमले किए। गजनवी ने भारत पर हमला साल 1001 में किया था और कुल मिलाकर 17 बार भारत पर हमला किया। 1026 में उसने 16वां हमला सोमनाथ मंदिर पर किया। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की अकूत संपदा लूट ली थी। सोमनाथ मंदिर में मूर्तियों को तोड़ दिया था। 50,000 लोगों के कत्ल का भी उस पर इल्जाम है। गजनवी ने कई मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा था, जिसके बाद गजनवी ने आइडल ब्रेकर यानी मूर्ति तोड़ने वाले की उपाधि धारण कर ली थी। इतिहासकार रिचर्ड डेविस अपनी किताब लाइव्स ऑफ इंडियन इमेजेस में लिखते हैं कि मूर्तियों को तोड़ना मुस्लिम होने के नाते गजनवी अपना फर्ज समझता था, क्योंकि वो मूर्ति पूजा नहीं करते तो उसको लगता था ये मेरा फर्ज है कि मैं जहां मूर्ति दिखे तोड़ दूं। अरे तुम नहीं करते थे तो दूसरे को तो करने देते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक सोमनाथ मंदिर से महमूद गजनवी लगभग 20 लाख दीनार के मूल्य की संपदा लूटकर चला गया। सोमनाथ मंदिर पर 17 बार हमले हुए। सबसे बड़ा हमला गजनवी ने ही किया था, लेकिन गजनवी के अलावा भी सोमनाथ मंदिर पर हमले हुए। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने हमला किया। 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर तोड़ा। 1412 में मुजफ्फर शाह के बेटे अहमद शाह मंदिर को तोड़ा। 1665 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वाया। औरंगजेब के काल में 2 बार मंदिर को तोड़ा गया। महमूद गजनवी की कब्र पर अनस हक्कानी गया तो था। उस कब्र की हालत कैसी आपने देखा? जो मैं कह रहा था कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये इतना इतिहास क्यों बता रहा हूं, अभी समझाता हूं। उस कब्र पर धूल जमी हुई थी। जिस कब्र पर गया वो हक्कानी नेटवर्क वाला, उस गजनवी की कब्र पर धूल जमी हुई थी।
दूसरी तरफ दर्जनों हमले झेलने के बाद भी सोमनाथ मंदिर पर जो गर्व है वो तो है ही, लेकिन वो मंदिर पूरे वैभव के साथ आज भी खड़ा है। गर्व कीजिए। लूटने वाले लूट कर गए, दफन हो गए और धूल फांक रहे हैं, लेकिन जिसको तबाह करना चाहा वो सोमनाथ मंदिर गर्व से खड़ा है, इतने हमलों के बाद भी और इन लुटेरों के हमलों के बाद भी। भारत पर हमला करने वाले विदेशी आक्रांता लुटेरे महमूद गजनवी की कब्र आज बदहाल है। वहां गाए बगाए कोई ऐसा टेररिस्ट ही जाता है, जबकि सोमनाथ मंदिर को देखिए कितने घाव मिले, कितनी बार टूटा, कितनी बार लूटा गया, लेकिन आज भी इसका गौरव बरकरार है। अगर अनस हक्कानी को इस बात का फख्र है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, मूर्तियों को तोड़ा, तो हर हिंदुस्तानी को इस बात पर गर्व है कि बार बार तोड़े जाने के बाद भी सोमनाथ मंदिर और भव्य रूप में सामने आया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया था। अब सोमनाथ मंदिर और भव्य और हाईटेक सुविधाओं से लैस हो गया है। सोमनाथ मंदिर के पीछे वॉकवे का निर्माण किया गया। इसकी लंबाई 1.48 किलोमीटर है। मंदिर और समुद्र का शानदार नजारा दिखता है। मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह घुमावदार है। इसके अलावा सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर तैयार किया गया, जहां मंदिर के प्राचीन अवशेष रखे गए। सोमनाथ मंदिर के इतिहास को जान सकेंगे। पार्वती मंदिर का शिलान्यास किया गया। यह मंदिर सफेद संगमरमर से तैयार है। पहली ऐसी जगह है जहां भगवान शिव के सामने माता पार्वती का भी मंदिर होगा। भक्तों की सुविधा के लिए छतरियों यानी कैनोपीज वाला व्यू कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। मंदिर तक जाने के लिए मुख्य मार्ग को और चौड़ा और आकर्षक बनाया जाएगा। क्रूज होगा, फेरी सर्विस, बोट राइड की सुविधा भी शुरू होने वाली है। सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे समृद्ध और प्रभावशाली मंदिरों में से एक है। सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। सोमनाथ मंदिर में इसी साल 6 अगस्त से 9 सितंबर तक 8.5 लाख भक्त आए। प्रतिदिन औसतन 13,000 श्रद्धालु आते हैं। कोविड के कारण श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम हुई, नहीं तो सालाना 50 से 60 लाख श्रद्धालु आते हैं। मंदिर की सालाना आय लगभग 140 करोड़ रुपए है। 2020-2021 में 21 करोड़ का तो दान और चढ़ावा चढ़ा। 2019-20 में 44 करोड़ का चढ़ा था। तो यह समझिए कि किसी को मिटाने की कोशिशों से नहीं होता, लूटने से नहीं होता। वो गजनवी जहां भी गया हो उन 72 हूरों के पास और उन 72 हूरों के बीच बैठकर अगर कहता होगा कि देखो नीचे मैं क्या तोड़ कर आया हूं, तो 72 हूरें पलट कर पूछती होंगी कि तुम देखो क्या करके आए थे, तुम्हारी कब्र देखो और ये देखो क्या खड़ा है शानदार विशालकाय सोमनाथ का मंदिर। तो गजनवी को तो उसकी हरकतों से जवाब मिला, उसकी सोच को जवाब मिला और उसकी जैसी सोच रखने वालों को जवाब मिला सोमनाथ मंदिर से। लेकिन कश्मीर की भी बात करूंगा, जहां एक बेटी ने जवाब दिया है। कल क्या हुआ सुनिए। कल श्रीनगर में 90 मिनट के अंदर 2 आतंकी हमले में कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू समेत 3 नागरिक मार दिए गए। श्रीनगर के इकबाल पार्क के पास बिंद्रू मेडिकेट के मालिक माखनलाल बिंद्रू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। माखनलाल मशहूर कश्मीरी पंडित बिजनेसमैन थे। जब हमला हुआ तब वो अपने स्टोर पर थे। उन्हें 4 गोलियां मारी गई। माखनलाल उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने 1990 के दौर के बावजूद कश्मीर से पलायन नहीं किया था। ये और उसके बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF नाम के आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ले ली। यह संगठन लश्कर का मुखौटा है। ये लोग नया नया चेहरा ओढ़ते हैं। माखनलाल पर आतंकी हमले के चंद मिनट बाद श्रीनगर के हवाल चौक के पास आतंकियों ने वीरेंद्र पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। वीरेंद्र बिहार के रहने वाले थे। श्रीनगर में गोलगप्पे की दुकान लगाकर अपना गुजारा चलाते थे। इसके कुछ मिनट बाद बांदीपोरा के मोहम्मद शफी लोन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोहम्मद शफी लोन कौन? लोकल टैक्सी स्टैंड के अध्यक्ष थे। माखनलाल बिंद्रू की 3 पीढ़ियां श्रीनगर में कारोबार करती आ रही। कहते हैं कि 1990 के वक्त जब आतंकवाद चरम पर था, चरम पर लोग घर से निकलने में सोचते थे, तब भी उनकी दवा दुकान कभी बंद नहीं हुई थी। पिता की मौत के बावजूद माखनलाल बिंद्रू के परिवार को आतंकियों का डर नहीं है। उनकी बेटी समृद्धि बिंद्रू आतंकियों को ललकार रही है। यह है हिंदुस्तान की बेटी। और वो बेटी कहती है कि हिम्मत है तो सामने आओ ना। कश्मीर की इस बेटी को आज आपको जरूर सुनना चाहिए। I'm his daughter. I don't have a single tear in my eyes. Why?
because he's a fighter. He'll die like a fighter. But whoever is the person who shot my father dead, mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns. Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू डॉटर हूँ। एक इंसान बन जाओ। जो ये पत्थरबाज आपने किया क्या एक के साथ? आप किसी की फैमिली को उजाड़, एक गोली मारने से करोगे क्या? वो तो 68 इयर्स के इंसान थे, उनने वैसे भी 70 या 72 पे चले जाना था। He died with his shoes on. That is मक्खनलाल बिंद्रू। क्या हट्टी कट्टी लड़की बनाई है, देखा? लड़की हूँ भाई मैं। ये बनाया मेरे बाप ने मुझे, कश्मीर में रह के। I have been educated in Kashmir, okay? I have not been educated in some Oxford college or something. He gave us education. पढ़ाई लिखाई करो तभी ऊपर उठोगे। लोगों को गोलियां मारने से करोगे क्या? कितनों को मारोगे? उन्होंने पैदा कितने किए हैं? एक। दूसरा, मेरा भाई अंदर बैठा है, मेरी माँ अंदर बैठी है, मेरी भाभी अंदर बैठी है। कश्मीर में हम लोग अकेले सरवाइव हुए। I was the only Hindu girl in my college in convent, in my school in my convent. ये वो लड़की है जिसने अपने पिता को खोया है, लेकिन आवाज में जो कॉन्फिडेंस है वो देखिए, जो खुद पर विश्वास है वो देखिए, जो क्लैरिटी है समझ की वो देखिए, और जो देश के लिए प्रेम है वो देखिए। और खासकर वो हक्कानी नेटवर्क वाले देखें जो सोचते हैं कि लड़कियों को बुर्के के पीछे रखना चाहिए, नहीं तो उनका ईमान डोलता है। ईमान संभालो यार, गड़बड़ वहां है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लौट रहे हैं। और अब हिस्ट्री की क्लास में मुगल सीरीज का चैप्टर, जिसमें आज हुमायूं की बात। हमने आपको बताया था कि हुमायूं एक के बाद एक लड़ाइयां हार चुका था और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा और कन्नौज के युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद हुमायूं को मजबूर होकर परिवार के साथ हिंदुस्तान से भागना पड़ा। अब इससे आगे के इतिहास में क्या हुआ? कमाल की लाइन लिखी है, आगे के इतिहास में क्या हुआ। इतिहास पीछे, लेकिन कहानी अब इसके आगे। क्या हुमायूं वापस लौट पाया? यह हम आपको बताते हैं। दरअसल शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं जो है वो भागकर लाहौर पहुंच गया और वहां उसके भाई मिर्जा कामरान, मिर्जा हिंदाल और मिर्जा अस्करी भी थे। शेरशाह सूरी हुमायूं का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते वो लाहौर के करीब सरहिंद तक पहुंच गया। जब हुमायूं को यह पता चला तो उसने शेरशाह सूरी के पास दूत भेजकर एक संदेश दिया और कहा कि मैंने तुमको पूरा हिंदुस्तान दे दिया है, लाहौर को अकेला छोड़ दो और सरहिंद को मेरे और तुम्हारे बीच की सीमा मान लो, कह दिया उसने। लेकिन इसके जवाब में शेरशाह ने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने काबुल छोड़ा है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यानी हुमायूं का लाहौर में रुकना भी शेरशाह को मंजूर नहीं था। शेरशाह सूरी ये नहीं चाहता था कि लाहौर में संगठित होकर हुमायूं जो है वो फिर से हमले करे, इसलिए वो हुमायूं को हिंदुस्तान से पूरी तरह से बाहर कर देना चाहता था। लाहौर में भी हुमायूं को अपने भाइयों से धोखा मिला। धोखेबाज भाई थे उसके, ये पहले आपको बताया था मैंने। उसके बाद हुमायूं ने सिंध जाने का फैसला किया, लेकिन हुमायूं के साथ उसका सिर्फ एक भाई मिर्जा हिंदाल गया। दूसरे भाई मिर्जा कामरान और अस्करी उसके साथ गए ही नहीं। ले भी क्यों जाना भाई जब धोखा दे रहे थे। हुमायूं ने सिंध के अमीर हुसैन से मदद मांगी, जिसे हुमायूं ने ही नियुक्त किया था, लेकिन शेरशाह के डर से अमीर ने मदद नहीं की। सिंध में ही हुमायूं की मुलाकात हमीदा बानो से हुई और हमीदा से ही अगस्त 1541 में हुमायूं ने शादी कर ली। हमीदा बानो और हुमायूं का ही बेटा अकबर था, जिसने हुमायूं की विरासत संभाली थी। अकबर के जन्म से जुड़ा हुआ एक बड़ा दिलचस्प किस्सा भी है जो तब के इतिहासकारों ने बताया था कि जब हुमायूं हर जगह से हार कर, लूट पिट कर सिंध जा रहा था और बहुत निराश था, तो उसे सपने में एक फकीर आया और उस फकीर ने हुमायूं से कहा कि निराश ना हो, बहुत जल्द एक बेटा होगा और उसकी खोई विरासत भी उसे मिल जाएगी।
उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया था। शेरशाह से बचने के लिए हुमायूं अपने परिवार को लेकर भटक रहा था। भटकते भटकते हुमायूं कराची के पास उमरकोट पहुंचा और उमरकोट में ही हुमायूं के बेटे अकबर का जन्म हुआ। लेकिन हुमायूं के भाई हुमायूं के खिलाफ साजिश कर रहे थे। हुमायूं का भाई मिर्जा कामरान उसका दुश्मन बन चुका था। परिवार को बचाने के लिए हुमायूं ईरान चला गया और हुमायूं ने ईरान के शाह से शरण और मदद मांगी। ईरान के शाह ने कामरान के खिलाफ हुमायूं को सेना दे दी। हुमायूं ने इस सेना से कंधार पर कब्जा कर लिया। कंधार पर कब्जा करने के बाद हुमायूं फिर से हिंदुस्तान वापसी का प्लान बनाने लगा। कैसे हुमायूं ने हिंदुस्तान पर फिर कब्जा किया, अपने भाई कामरान को हुमायूं ने क्या सजा दी, ये सब अगली क्लास में भी तो बताएंगे, सब आज ही जान जाइएगा। लेकिन हुमायूं बेचारा बहुत धोखे खाता था। आप जो है ना, न्यूज़ देखने के मामले में धोखा मत खाइए। परफेक्ट खबर चाहिए तो पाठशाला में आइए, याद दिला रहा था बस। नमस्कार।